नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आरटीआई एक्ट 2005 की जो सीरीज़ है उस पर चर्चा हम दोबारा शुरू से कर रहे हैं। तो अब हम दोस्तों इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं, ताकि साथियों आरटीआई एक्ट के बारे में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जो आम जनता है उस तक हमारी बात पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आरटीआई का इस्तेमाल करें, ताकि समाज में पारदर्शिता आए। और दोस्तों, जो जन सूचना अधिकारी है वो जो है समाज में जो सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी है कार्य कराने की, पूरी निष्पक्ष ढंग से वो कार्य कराए और उनकी जिम्मेदारी दोस्तों तय हो। तो दोस्तों ये कानून, ये मेरे पास आरटीआई एक्ट है। आरटीआई एक्ट 2005 ये एक सशक्त कानून है और आम नागरिक को दोस्तों सशक्त बनाता है अपने मौलिक अधिकारों के प्रति, अपने नैतिक अधिकारों के प्रति। जो आप लोगों की जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं उनको भी दोस्तों ये उनका जो है बचाव करता है। तो साथियों, आज का हमारा विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों, मैं ये जैसा एक्ट में लिखा हुआ है ऐसा ही आपको पढ़कर सुनाऊंगा। 2005 का अधिनियम संख्याक 22 है, ये 15 जून 2005। दोस्तों, मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सर्वधन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन परिधि स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने, उनसे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अधिनियम। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अर्थात प्रत्येक लोक सेवक के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायिता, यानी कि उनका जो कार्य है, उनका कार्य करने का जो तरीका है उसमें उनकी जिम्मेदारी हो, उनका उत्तरदायित्व तय हो और दोस्तों पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, ईमानदारी हो। तो उसके लिए दोस्तों ये एक्ट बनाया गया है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है साथियों। हमारा जब संविधान बना तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये बात बिल्कुल सही है। और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ, जनता मालिक है और शिक्षित वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है। जो शिक्षित वर्ग है वो दोस्तों सरकार में बैठे लोक सेवक से, जन सूचना अधिकारी से ऐसी अपेक्षा करता है कि वो जो भी कार्य करे निष्पक्ष ढंग से करे, ईमानदारी से करे, पूरी सत्यनिष्ठा से करे और वो जो भी उनके नियंत्रण में दस्तावेज है, अभिलेख हो, जनता को भी उपलब्ध कराए, बताए कि किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। अब आगे दोस्तों, और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवत अन्य लोक हितों, जिसके अंतर्गत सरकारों के दक्ष परिचालन समिति राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए
रखना भी है के साथ विरोध हो सकता है। आगे तीसरा पैरा साथियों पढ़ते हैं। और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं उपबंध किए जाए। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1। अब दोस्तों यहाँ पर आपने मोटा मोटा इसको समझा। इसमें साथियों ये स्पष्ट कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर दोस्तों जनता को ये जानने का अधिकार है, ये समझने का अधिकार है कि सरकारें किस तरह से कार्य कर रही हैं। क्योंकि लोकतंत्र में दोस्तों भारत में 140 करोड़ की जो आबादी है, प्रत्येक नागरिक 12.5% जो है टैक्स चुकाता है जब भी वो कोई सामान या कोई बाज़ार से वस्तु खरीदता है। तो दोस्तों अगर आप माचिस भी खरीद रहे हैं तो उस पर भी 12.5% के हिसाब से आप लोग टैक्स दे रहे हैं। आप ही के पैसे से दोस्तों, आपके टैक्स के पैसे से ये देश चल रहा है, ये संसद चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, विधानसभा चल रही है, तमाम डीएम एसपी कमिश्नर सबको वेतन दिया जाता है। तो ये दोस्तों सारा पैसा जनता का है। तो इसीलिए दोस्तों लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। तो उस जनता के पैसे का सदुपयोग हो सके, उसका दुरुपयोग ना हो। और दोस्तों चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो सरकारें हैं, जो सरकार में अधिकारी हैं जिनको लोक सेवक कहा गया है, लोक सेवक को दोस्तों शब्द को यदि आप परिभाषित करेंगे यानी कि लोगों की सेवा करने हेतु, उनको मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार की तरफ से नियुक्त एक सरकारी सेवक। वो सरकारी सेवक दोस्तों एक चौकीदार के रूप में भी हो सकता है, एक पुलिस के रूप में हो सकता है, एक पुलिस के बड़े अधिकारी आईपीएस के रूप में हो सकता है, डीएम के रूप में हो सकता है। और जैसे आपने देखा ही है दोस्तों तमाम व्यवस्था बनी हुई है, हर विभाग बने हुए हैं। विभाग में जिलाधिकारी है, एसपी है, उसके बाद कमिश्नर है, आईजी है, डीआईजी है, प्रमुख सचिव है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी है। तो ये दोस्तों एक व्यवस्था बनी हुई है ताकि सिस्टम सही तरीके से चल सके। अब दोस्तों आरटीआई एक्ट का जो अध्याय 1 है प्रारंभिक, मैं उसको आपको पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये एक में क्या कह रहे हैं, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। यानी कि इस एक्ट का नाम जो है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसकी जो दोस्तों सेक्शन 2 है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये एक्ट बना 2005 में, उस समय दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, वहाँ धारा 370 लगी हुई थी। तो वो धारा 370 जो है दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले हटी है। तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये एक्ट पूरे भारत में साथियों लागू था। लेकिन अब वहाँ से 370 हट चुकी है तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अब जो दोस्तों सेक्शन 3 है, धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16 और धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे। यानी कि दोस्तों ये जितनी भी धाराएं इसमें बताई गई है, तुरंत का मतलब ये है कि जैसे ही राष्ट्रपति ने इस एक्ट पर हस्ताक्षर किए तो ये जो सेक्शन मैंने आपको बताई है तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। इसके बाद तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इस अधिनियम के 120 दिन में प्रवृत्त होंगे। दोस्तों आरटीआई एक्ट के जो शेष उपबंध है, इनका कहना ये है
कि इसके जो शेष उपबंध हैं यानी कि शेष जो धाराएं हैं वो इस एक्ट के 120 दिन के अंदर अंदर सारे जो है सेक्शन है वो प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक्ट देखिए कितना अच्छा कितना सुंदर ये एक्ट है कि एक नागरिक 10 रुपये दे करके डीएम कार्यालय से भी पूछ सकता है कि भाई आप ये बताइए कि जितना पैसा सरकार से आता है आप उस पैसे को किस मद में खर्च करते हो, कैसे खर्च करते हो। तो एक आम नागरिक के पास साथियों कितनी सारी शक्ति है, एक तरह से कहे जाए कि ये एक इमेंस पावर है। हालांकि ये दोस्तों बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सूचना के अधिकार अधिनियम की जो वर्तमान में स्थिति है साथियों, यदि कोई एक आम नागरिक किसी भी जन सूचना अधिकारी से किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई सूचना मांगता है तो उसके साथ दोस्तों ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे सूचना मांगकर उसने कोई अपराध कर दिया है या फिर दोस्तों उसने कोई क्राइम कर दिया है कि उसने आरटीआई एक्ट का प्रयोग कर लिया है। ये दोस्तों एक कड़वी सच्चाई है, कोई इसको माने या ना माने, लेकिन जिन लोगों के साथ ये बीती है दोस्तों, वर्ष 2005 के बाद जब से एक्ट बना है कितने ही आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन मुलजिमों की, उन हत्यारों को मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी को फांसी हुई है या किसी मीडिया वाले ने उनका मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है। दोस्तों ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर साथियों, अब मैं आगे इस बात को ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी ये लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन साथियों अब ये सेक्शन 2 में जो इसकी परिभाषाएं हैं इसके बारे में मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया है। अब मैं इसको दोस्तों दोबारा शुरू से लेकर चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो, आरटीआई एक्ट से संबंधित कोई जानकारी चाहते हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे बता सकते हो। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ साथियों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार साथियों।